हाँ तो बच्चों आज हम तीसरा लेसन शुरू कर रहे हैं आपका। क्या है इसका नाम? आनुवांशिकी, है ना, जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? जेनेटिक्स बोलते हैं। आपको पता है साइंस की एक शाखा बन गई अब ये। इस पे इतना सारा काम हो रहा है, इस विषय के ऊपर इतनी सारी रिसर्च हो रही है, इतनी सारी खोज हो रही है कि ये अलग से क्या बन गई है, साइंस की एक ब्रांच बन गई है ना, जेनेटिक्स, है ना। जो बायोलॉजी लेते हैं ना तो इस पर रिसर्च भी होती है आगे जाके, है ना। अब आप देखो कि ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपने सबने नोट किया होगा कि हम सब हमारे मम्मी पापा से कितना मिलते हैं, है कि नहीं है? आपने देखा है कई बच्चे जो घुंघराले बाल होते हैं जिनके, है ना, पापा के घुंघराले बाल हैं तो बेटे के भी क्या हैं? घुंघराले बाल हैं। नोट किया आपने? ठीक है ना। आँखों में कई आपने देखा होगा, अगर किसी की वैसी आँखें हैं, भूरी आंखें हैं तो मदर फादर में से, तो बच्चे की भी क्या होती हैं? भूरी आंखें होती हैं। इवन यहाँ तक कि जैसे मैंने एक का देखा कि उसकी आंख पे अंदर जो ये वाइट वाला पोर्शन होता है ना, इसमें तिल का निशान था एक बच्चे के, तो उसकी मम्मी के भी क्या था? उसकी आंख में तिल का निशान था, है ना। तो हम कितने ज़्यादा, यानी हमारी चेहरे की बनावट, है ना, हमारा पूरा शरीर, है ना, सब हमारी जो शक्ल सूरत है वो हमारे मम्मी पापा से क्या होती है? बहुत ज़्यादा मैच करती है। करती कि नहीं करती है? तो ऐसा क्या है जो हम हमारे मम्मी पापा जैसे दिखते हैं, उनसे हमारे अंदर क्या होती है? बहुत सारी समानताएं होती हैं। इवन नाखून जो होते हैं ना, नाखूनों का साइज भी कैसा होता है? यस, मम्मी पापा से मेल खाता है हमारा। अच्छा अब बताओ, क्या हम हमारे मम्मी पापा जैसे एग्जैक्ट होते हैं? एग्जैक्ट फोटोकॉपी होते हैं क्या? नहीं होते, है ना। हमारे और उनके अंदर बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट उनके जैसे नहीं हैं। उनसे थोड़े से क्या हैं? भिन्न हैं हम, है कि नहीं है? तो ये समानता हम में और उनमें है तो क्यों है? और हम में और उनमें थोड़ी बहुत जो भिन्नताएं हैं वो क्यों हैं? इनका कारण कहाँ खोजने की कोशिश की जाती है? आनुवंशिकी के अंदर खोजने की कोशिश की जाती है। अब आप देखो कितनी सारी चीज़ें इस ब्रांच की वजह से हो गई। आपने गोभी देखी है ना, जो आजकल सर्दियों में खूब गोभी आ रही, जो सिंपल वाइट वाला फूल होता है गोभी का, वो एक नॉर्मल गोभी है ना। उसमें भी देखो कई तरह की गोभी आने लग गई। एक ब्रोकली होती है ना, ग्रीन कलर की सी, है ना, और एक बंद गोभी है ना। तो वो भी क्या है बताओ? गोभी है। गाजर भी दो प्रकार की देखी होंगी आपने, एक बिल्कुल रेड होती है और एक थोड़ी सी, है ना। समझ पा रहे हो आप लोग? मिर्ची देखो आप, मिर्ची भी दो तीन तरह की होती है, पतली वाली मिर्ची, एक मोटी मिर्ची, शिमला मिर्ची। और शिमला मिर्ची के अंदर भी कई रंग होते हैं, लाल कलर होते ही नहीं होते? यस। तो ये सारी विभिन्नताएं। सेब देखो, सेब कितने प्रकार के हैं कि नहीं है? समझे ना बात? और आपने ये देखा है आजकल वो आता है, किन्नू आता है, किन्नू मौसमी जैसा। एक तो मौसमी होती है, ठीक है ना, और एक आजकल क्या आता है? किन्नू आता है। इधर अपने राजस्थान में गंगानगर साइड में बहुत होता है वो, है ना। तो वो किन्नू क्या है बताओ? देखो बेटा, नींबू जो होता है ना, नींबू तो छोटा होता है ना, और संतरा थोड़ा अलग होता है। तो उसके अंदर क्या है बेटा कि नींबू तो बहुत खट्टा होता है और संतरा जो होती है उसके अंदर जूस कम होता है। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसा देखा कि यार एक ऐसी चीज बनाई जाए जिसके अंदर क्या हो? थोड़ा सा खट्टापन भी हो, है ना, और जूस भी क्या हो जिसमें ज्यादा हो, है ना। तो फिर हाइब्रिड बना दिया उसका। क्या बना दिया उसका? हाइब्रिड। तो ये संकरण जो आता है, संकर, कभी आपने सुना संकर बाजरा, संकर गेहूं? तो वो संकर जो है, संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। यस। और सबसे बेस्ट उदाहरण मैं तुमको देता हूं, खच्चर देखा है आप लोगों ने? जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा क्या होता है? बहुत तेज दौड़ता है ना। घोड़ा सामान नहीं ढो सकता, लेकिन गधा जो होता है वो सामान ढो सकता है लेकिन धीरे चलता है। अब बीच का बना दिया, उनका हाइब्रिड हो गया खच्चर, जो गधे से तो क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, और घोड़े से क्या होता है? थोड़ा छोटा। जैसे वैष्णो देवी वगैरह की यात्रा पे जाते हैं ना, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ किस पे जाकर बैठ के जाते हैं? खच्चरों में बैठ के जाते हैं, है ना। तो वो बीच का हो गया, हाइब्रिड हो गया एक तरह से, वो ऐसे समझ लो आप, है ना। तो कितनी सारी चीज़ें ऐसे ही। और बताओ आप कहाँ ऐसी विभिन्नताएं देखते हो? आप किस किस चीज़ के अंदर देखते हो जो कई सारी वेराइटीज़ हैं? बताओ आप लोग, कोई नाम बताओ।
सेब का तो मैंने बता दिया ना, कई सारे तरह के सेब होते हैं। और बताओ किस चीज में देखा आपने? यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो अंगूर नॉर्मली कैसे होते हैं? हरे कलर के होते हैं, आजकल काले आने लग गए, है ना। और कुछ वैसे उसके क्या नाम है, हल्के से ठीक है ना। तो अंगूरों में भी कितने तरह के हो गए? 2-3 तरह के अंगूर हो गए। और बताओ आम की कितनी सारी वैरायटीज हैं, आम की कितनी सारी वैरायटीज हैं, ठीक है ना। अच्छा और देखो आलू, है ना, हाँ लाल, ठीक है। अच्छा अब देखो कि गेहूं जो है बेटा हमारे यहाँ, आप लोगों ने सुना हरित क्रांति का नाम सुना है? हरित क्रांति यानी पहले क्या था बेटा, हमारे देश के अंदर खाद्यान्न की बहुत कमी थी, है ना। यानी पॉपुलेशन बढ़ रही थी हमारे यहाँ और खाद्यान्न का था क्या था, कम था। तो हमको इवन गेहूं भी अमेरिका से और दूसरे देशों से क्या करना पड़ता था? आयात करना पड़ता था, इम्पोर्ट करना पड़ता था, ठीक है ना। और अगर माना वो देश है नहीं दे तो नहीं दे, ठीक है ना। तो फिर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने क्या करी, इस पर बहुत सारी खोज करी, रिसर्च करी, इसके ऊपर शोध किए, है ना। तो उन्होंने उन्नत किस्म के बीज तैयार करे। क्या तैयार करे उन्होंने? उन्नत किस्म के बीज तैयार करे और खाद तैयार करी, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, जो हमारे यहाँ नॉर्मल जो गेहूं होता था, हमारे इंडियन जो ओरिजिनल जो गेहूं था, वो क्या होता था, बड़ा होता था, उसकी हाइट क्या होती थी, ज़्यादा होती थी, ठीक है ना। और लेकिन उसमें बाली जो थी, बाल समझते हो ना, जिसमें दाने पड़ते हैं, लेकिन बालियों की संख्या क्या होती थी, कम होती थी उसमें, ठीक है ना। और जो विदेश में जो एक विदेश जैसे अमेरिका समझ लो आप, वहाँ का जो गेहूं था वो क्या था, बहुत छोटा था, उसकी हाइट क्या थी, बहुत कम थी, है ना। लेकिन उसमें बालियों की संख्या क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उनका संकर तैयार कर दिया, उन दोनों का हाइब्रिड तैयार कर दिया और एक बीच की मध्यम ऊंचाई का एक किस्म एक तैयार कर दी, है ना। जैसे गेहूं की कई सारी किस्में होती हैं, जैसे कल्याण, सोना और इस तरह की बहुत सारी, वो तुम लोग पढ़ते हो, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या हो गया, उसकी ऊंचाई भी, क्योंकि अब देखो ज़्यादा ऊंचा होगा तो उसको ज़्यादा समय लगेगा ना पकने में, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो तो फालतू की बात है, मतलब ज़रूरत नहीं है उसको हमको। तो उन्होंने हाइट भी कम कर दी उसकी और उसमें बालियों की संख्या भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो उससे क्या हो गया, कम क्षेत्रफल के अंदर ज़्यादा फसल पैदा होने लग गई और हमारा देश खाद्यान्न में क्या हो गया बताओ, आत्मनिर्भर हो गया, ठीक है ना। तो आप ये देखो बेटा कि इन सारी चीज़ों के खोज करने से, समझ पा रहे हो आप लोग, वैज्ञानिकों ने इन चीज़ों के ऊपर शोध करे तो प्रगति का रास्ता बना के नहीं बना, बताओ प्रगति का क्या तैयार हुआ, रास्ता तैयार हुआ। प्लस एक चीज़ और बताऊं आपको, देखो मैं कि आजकल कृषि के अंदर किसकी सबसे बड़ी समस्या होती है, कीड़ों की। कीड़े लग जाते हैं ना फसल को क्या लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, है ना। तो जैसे दीमक लग गई या दूसरे प्रकार के कीड़े लग गए जो फसल को क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको, कपास का, ठीक है ना। कपास आप जानते हो जिससे कॉटन बनता है ना, सूती कपड़े जो बनते हैं। तो कपास की जो हमारी यहाँ की इंडियन किस्म थी एक, उसमें क्या था बेटा कि उस पर वो विशेष प्रकार का एक कीड़ा लग जाता था और कीड़ा वो कपास के किन को खा जाता था, पत्तों को खा जाता था। वो किसको खा जाता था, पत्तों को। अब पत्ते तो पौधे की जान होते हैं, अगर पत्ते को ही खा जाएगा तो फिर पौधा क्या होगा, बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसी किस्म तैयार करी कि अगर वो कीड़ा उसको खाएगा, उस पत्ते को, तो उस कीड़े की जो ये श्वास नली है ना वो बंद हो जाएगी। कुछ इस तरह की उसके अंदर वो तैयार कर दी, किस्म तैयार कर दी। तो फिर कीड़ों ने क्या कर दिया, उसको खाना बंद कर दिया। तो एक कीटरोधी किस्म तैयार हो गई कि नहीं हो गई। तो किसकी वजह से संभव हो पाया बताओ, ये सब कुछ आनुवांशिकी की वजह से, ठीक है ना। तो आनुवांशिकी का मतलब क्या है बेटा कि एक तरह से ये इसमें इन सारी चीज़ों का उत्तर ढूंढने की कोशिश की जाती है कि ऐसा है तो क्यों है। प्लस इसके बहुत सारे उपयोग हैं विज्ञान के अंदर, है ना, कि हम किस प्रकार से अच्छी फसलें तैयार कर सकते हैं, समझ पा रहे हो ना आप लोग, है ना। और उन्नत किस्म के किस तरह से हम बीज तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी वैरायटीज़ हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की किस्में बनाना, ठीक है ना। आजकल आपको पता है इस चीज़ के ऊपर भी शोध चल रहा है। किसके ऊपर शोध चल रहा है कि मानव के अंदर भी मनचाहे गुणों को रोपित किया जा सकता है ना। अभी तो देखो हम क्या है, जो भी हमारे मम्मी पापा के ट्रेड्स होते हैं वो हम लोगों में आ जाते हैं, समझ पा रहे हो ना आप लोग, है ना, ठीक है। तो उनके जो भी लक्षण होते हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक किसकी ओर अग्रसर हैं कि भाई
इस तरह से सिलेक्शन किया जाए, है ना, कि जो अच्छे जीन्स हैं उनके द्वारा उनको क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया जाए। ऐसे सोचो आप, जो अच्छे जीन्स हैं और जो बुरे जीन्स हैं उनको क्या कर लिया जाए, आइडेंटिफाई कर लिया जाए, और अच्छे अच्छे जीन्स को ही क्या कर दिया जाए, रोपित कर दिया जाए। समझ पा रहे हो ना आप लोग, ठीक है। और दूसरा ये जो क्या नाम है, कल अपन ने चर्चा करी थी जिसके बारे में कि भाई जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो है ना, ये साइंस हो गई। और मतलब बहुत सारी जो इनके अंदर जो, और टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी बेबी को किस में तैयार किया, ट्यूब के अंदर तैयार किया, है ना। ऐसे ही क्लोनिंग का होता है, क्लोन तैयार कर लेना, है ना। जैसे भेड़ होती है ना, उसका कृत्रिम रूप से क्या तैयार कर लिया, क्लोन तैयार कर लिया। इसके ऊपर हालांकि एक बहुत बड़ा ये विवाद का विषय है कि अगर मानव का ही क्लोन तैयार हो गया, जैसे हमारा ही अगर डुप्लीकेट तैयार हो गया तो हमारे लिए कितना बड़ा वो हो जाएगा, है ना। तो ये एक विवाद का विषय है इस पे। तो कहने का मतलब ये बेटा कि विज्ञान हमेशा अच्छे के लिए करता है, कुछ लोग उसमें गलत चीज़ें भी, है ना। जैसे कि एटम बॉम्ब का था, तो जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, नाभिकीय विखंडन की, उसने कभी ये थोड़ी सोचा होगा कि इससे एटम बॉम्ब भी बना लेंगे। उसने तो कहा था भाई ऊर्जा बनाओ, इससे एनर्जी पैदा करो, है ना, बिजली पैदा करो। समझ पा रहे हो ना आप लोग, ठीक है। तो यानी अब हम आते हैं कि हम हमारे मम्मी पापा जैसे क्यों हैं, बहुत कुछ समानताएं हैं उनमें और हम में, और हम उनके जैसे एग्जैक्ट क्यों नहीं हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखो बेटा कि वहीं पे जाओ, लास्ट में पहुंचो। हमने जनन तंत्र डिस्कस किया था, उसमें बच्चे की जो उत्पत्ति होती है, जो प्रथम कोशिका बनती है, उसमें अपन ने देखा था कि आधी कोशिका माँ की तरफ से आती है अंडे के रूप में, और आधी कोशिका पिता की तरफ से आती है शुक्राणु के रूप में। इसका मतलब वही है कि नहीं है, ओरिजिन, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, वहीं से हो रही है ना। इसका मतलब वो जो कोशिकाएं आ रही हैं, है ना, जो सारे के सारे लक्षण हैं, गुण हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं बताओ, उधर शुक्राणु से और उधर अंडाणु से, है ना। तो उनके अंदर ऐसी चीजें हैं जो हम आगे जाके बच्चे में क्या हो जाती हैं, वो ट्रांसफर हो जाती हैं, है ना। अब तुम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अभी 10th क्लास में तुमको विज्ञान का उद्देश्य, तुमको विज्ञान पढ़ाने का ये है कि तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए, किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता पैदा हो जाए, है ना। फिर जब तुम अगली क्लास में जो बच्चे बायोलॉजी लेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो मैं अभी तुमको क्या है, एक इसका मोटा मोटा एक वो दे रहा हूँ, ठीक है ना। इतना ही तुम्हारी बुक में देने की कोशिश की गई है। तो कोशिका पढ़ी आपने। कोशिका के अंदर एक अंग होता है जिसको कोशिकांग बोलते हैं हम, केंद्रक नाम से सुना है आप लोगों ने, केंद्रक, न्यूक्लियस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस बोलते हैं। केंद्रक होता है, और उस केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जिनको गुणसूत्र बोलते हैं। आया समझ में, क्रोमोजोम्स जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिनको, क्रोमोजोम्स बोलते हैं। तो उन क्रोमोजोम्स के ऊपर विभिन्न, है ना, खूब सारी मात्रा में अनेक क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। तो वो जीन्स क्या है बताओ, एक तरह से ये मान के चलो कोई पदार्थ है ना। अपन ने देखा था ना एंजाइम्स क्या है, हार्मोन्स क्या है, तो वो एक प्रकार के प्रोटीन है ना। एक तरह से कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, अन्य तत्वों से मिले हुए पदार्थ हैं, ठीक है ना। तो वो जो कोशिका हुई हमारी, क्योंकि जो एग आ रहा है या स्पर्म आ रहा है वो भी तो कोशिका ही है ना, ठीक है ना। तो उन कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर क्या होते हैं बताओ, गुणसूत्र होते हैं जिनको क्रोमोजोम्स बोलते हैं। और उन क्रोमोजोम्स पे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो इन चीजों का निर्धारण करते हैं, है ना। तो प्रत्येक लक्षण के लिए, है ना, लक्षण आता है ना इसके अंदर, कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो यानी हमारे मम्मी पापा की 2 आंखें तो हमारी भी 2 आंखें हैं, ठीक है ना। नाक एक है, यानी उनकी जो बनावट है वो हमारी बनावट, यानी उनके लक्षण हमारे अंदर ट्रांसफर। लक्षण का मतलब वैसे मत समझ लेना कि इनको गुस्सा आता है तो इसको भी गुस्सा आता है। लक्षण का मतलब बनावट के लक्षण वाले से समझो आप। तो हमारी बनावट उनसे एग्जैक्ट काफ़ी कुछ मिलती क्यों है, क्योंकि उनके जो माता पिता के द्वारा जो उनकी जो कोशिकाएं हैं, जो केंद्रक है, जो गुणसूत्र हैं और जो जीन्स हैं, उन जीन्स के अंदर लक्षणों को निर्धारित करने वाले कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। वो प्रोटीन कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, हमारे अंदर, बच्चे के अंदर, उस एक कोशिका के अंदर वो ट्रांसफर हो जाते हैं, और वो ही गुणों का वाहक होते हैं। समझ पा रहे हो ना आप लोग। तो हमारे माता पिता से जो गुण संतति के अंदर आ रहे हैं, संतान के अंदर आ रहे हैं, उन गुणों का वाहक कौन है, उन गुणों को वहां ले जाने वाला कौन है बताओ,
यस, वो गुणसूत्र। देखो नाम भी आ रहा है ना, गुणसूत्र, जैसे जो गुणों को ले जाने वाले सूत्र एक तरह से, ठीक है ना। तो वो क्रोमोजोम्स, और उस क्रोमोजोम्स का पार्ट क्या है, जीन्स है। समझ गए ना बात, ठीक है। तो कई सारे जोड़े, जैसे मानव कोशिका के में ऐसे बताते हैं 46 जो है ना गुणसूत्र होते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जो है वो तो अन्य गुणों को निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। और जो 23वां होता है वो लिंग निर्धारण करता है कि बच्चा क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। समझे ना बात। तो अब समझ में आया आपको कि हम हमारे मम्मी पापा से बहुत कुछ मिलते क्यों हैं। क्योंकि हमारे मम्मी पापा की जो कोशिकाएं आई, अंडाणु और शुक्राणु, है ना, उनके अंदर गुणों के वाहक कौन मौजूद हैं, जीन्स मौजूद हैं, और वो ही हमारे अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। आया समझ में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात मैंने क्या बताई थी आपको कि विभिन्नताएं क्यों हैं, हम उनके जैसे एग्जैक्ट क्यों नहीं हैं। फोटोकॉपी तो नहीं है ना उनकी, है ना, क्या बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे हो, नहीं है ना, थोड़ा सा अंतर होता है कि नहीं होता है। तो ये अंतर क्यों उत्पन्न हुआ, समझ गए ना बात, अंतर क्यों उत्पन्न हुआ, है ना। अब देखो तुम उस पे पहुंचो, गणित में तुमने प्रायिकता पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी, है ना। क्या पढ़ी आपने, प्रोबेबिलिटी पढ़ी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, संभावनाएं होती कि नहीं होती हैं, क्या होती हैं, संभावना। जैसे वो था हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, है ना। तो वो कॉम्बिनेशन से हैं, क्या हैं वो, कॉम्बिनेशन से हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या होता है बच्चों कि जब, यानी ऐसे समझो आप कि प्रत्येक लक्षण के लिए, है ना, देखो इसमें एक शब्द आता है युग्म विकल्पी। देखो जीन समझ में आ गया आपके, है ना। और इसके बाद होता है युग्म विकल्पी, जिसको एलील बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक लक्षण के लिए, है ना, युग्म विकल्पी 2 का सेट होता है। क्या होता है, 2 का सेट होता है, ठीक है ना। अब उसमें ऐसे समझो, देखो अब इसमें आपके बार बार ये आएगा, है ना, कि एक होता है कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा कि ये क्या है, देखो कैपिटल टी है और ये क्या है, स्मॉल टी है। तो जो लंबाई को व्यक्त करने वाला है ना, लंबाई को व्यक्त करने वाला जो है, उसमें कैपिटल टी हो सकता है और स्मॉल टी हो सकता है। तो ये युग्म विकल्पी हो गए कि नहीं हो गए, पेयर हो गया, ये क्या हो गया, ये एक पेयर हो गया, ठीक है ना। अब आप देखो इस तरह से मैंने टेबल बनाई, इसकी क्या बनाई मैंने, एक टेबल तैयार कर ली। और बेटा इन टेबल की आपको क्या करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, तभी आप बना पाओगे। तो देखो इस टी को मैंने यहां लिख लिया और इस टी को मैंने यहाँ लिख लिया, स्मॉल टी। अब देखो इस खाने के अंदर इधर से क्या आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है। देखो इधर की तरफ से टी आ रहा है और इधर की तरफ से क्या आ रहा है, स्मॉल टी। इस खाने के अंदर इधर की तरफ से क्या आ रहा है, टी आ रहा है और ऊपर से क्या आ रहा है, स्मॉल टी। फिर देखो इस खाने के अंदर इधर से टी आ रहा है और ऊपर से क्या आ रहा है, स्मॉल टी आ रहा है। और इस खाने के अंदर इधर से कैपिटल टी और इधर से क्या आ रहा है, स्मॉल टी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, देखो चारों एक जैसे हो गए कि नहीं हो गए, ये क्या हो गए, चारों एक जैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। तो अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, है ना, ऐसे समझो पिता की तरफ से कैपिटल टी आया और माँ की तरफ से क्या आया, स्मॉल टी आया, ठीक है ना। तो बच्चा जो है वो लंबा होगा, है ना। ऐसे समझो आप कि देखा ना पढ़ने के, कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है, ठीक है ना। अब माना किसी एक की तरफ से, माँ की तरफ से या पिता की तरफ से क्या आ गया, एक की तरफ से कैपिटल टी आ गया, एक की तरफ से क्या आ गया, स्मॉल टी आ गया, ठीक है ना। तो फिर क्या बना बताओ, लंबा बना कि नहीं बना, है ना। तो बच्चा कैसा होगा, लंबा होगा, ठीक है ना। अब इसको आगे समझो आप कि अब इसको बोलते हैं हम प्रथम पीढ़ी। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम पीढ़ी बोलते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं इसको, है ना। अब इसमें तो क्या कराया हमने, संकरण कराया बेटा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना। इसमें संकरण कराया। अगले वाले में
अब देखो यहाँ पे सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं हमको, है ना। तो इधर भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सेम चीज है ना, क्या है, सेम चीज है। तो सेम चीज के अंदर, है ना, तो क्रॉस होगा नहीं, उसके अंदर क्या बोलते हैं हम, स्वपरागण कराया हमने। क्या कराया, स्वपरागण कराया, ठीक है ना। तो सेम चीज ही हो रही है कि नहीं हो रही है, दोनों पे क्या है। यहाँ तो देखो क्या थे, अलग अलग थे। अब यहाँ तो ये सब क्या मिल रहे हैं हमको, वही कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहे हैं। तो इन्हीं के अंदर होगा कि नहीं होगा, सेम चीज के अंदर हो गया ये। तो इधर की तरफ कैपिटल टी आया, स्मॉल टी, और नहीं देखो ये सेम चीज है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। तो देखो इधर कैपिटल टी लिख लिया, इधर स्मॉल टी लिख लिया, इधर कैपिटल टी लिख लिया, इधर स्मॉल टी लिख लिया। तो देखो इधर की तरफ से क्या आया, कैपिटल टी टी, इधर की तरफ से क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। अब इधर पहले इस बड़े वाले को लिख लेते हैं, इधर की तरफ से स्मॉल टी आ रहा है, इधर की तरफ से क्या आ रहा है, कैपिटल टी। तो पहले कैपिटल टी को लिख लो और फिर स्मॉल टी को लिख लो। अब यहाँ देखो आप, यहाँ स्मॉल टी आ गया और स्मॉल टी आ गया, समझ गए ना बात। तो अब देखो यहाँ पे कि प्रथम पीढ़ी और ये क्या है, द्वितीय पीढ़ी है, ये सेकंड फिलियल जनरेशन है, द्वितीय पीढ़ी है, ठीक है। अब आप देखो बेटा कि प्रथम पीढ़ी के अंदर अगर इन दोनों में से, अब देखो एक पढ़ेंगे हम कि जो प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण, है ना। तो देखो अब यहाँ पे एक और चीज आएगी कि आपने कभी देखा होगा बेटा कि अगर बिल्कुल डाइवर्स बैकग्राउंड अगर है लड़के का और लड़की का, है ना। डाइवर्स बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, डाइवर्स बैकग्राउंड का मतलब है कि दूर दूर का कोई संबंध नहीं है ना। ऐसे समझो लड़का यहाँ राजस्थान का रहने वाला है और लड़की केरला की है। कहाँ की है, केरला की है, ठीक है ना। तो कहीं दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है ना, है ना। और अगर ऐसे समझो कि लड़का यहीं का है, इस गांव का रहने वाला है, लड़की यहाँ से 5 गांव दूर की है, तो नज़दीक हुआ कि नहीं हुआ, काफ़ी नज़दीक हो गया, है ना। तो अब आप ऐसे समझो बेटा कि जो नज़दीक वाले हैं, है ना, उनमें समान जीन होने की संभावना ज़्यादा रहती है कि नहीं रहती है। क्या होती है उनके अंदर, समान जीन होने की ज़्यादा संभावना रहती है ना। और जो बिल्कुल ही डाइवर्स है ना, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ जीन्स वहाँ के अलग होंगे कि नहीं होंगे, लड़की के जीन्स और लड़के के जीन्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो होता क्या है बेटा कि जब वहाँ पहुँचते हैं ये, जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उस बच्चे के अंदर फिर जो डोमिनेंट होता है, चाहे मदर की तरफ से आए चाहे वो फादर की तरफ से आए, है ना। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी, है ना, जो प्रभावी होता है वो आता है, समझ पा रहे हो आप लोग। तो होगा क्या बेटा कि कुछ जो जीन्स होते हैं उनमें रोगों से लड़ने की क्या होती है, क्षमता होती है, होती नहीं होती। कई हमारे दूसरे प्रकार के गुणों को निर्धारित करते हैं। तो नेचुरली ये होता है कि अगर डाइवर्स बैकग्राउंड के लड़का लड़की की आपस में शादी हो रही है तो उनके बच्चों के बीमार पड़ने की संभावना क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है, उनकी संभावना बहुत कम होती है। क्यों है, देखो क्योंकि उधर की तरफ से अलग जीन्स आए, इधर की तरफ से अलग जीन्स आए, और उन जीन्स में से जो अच्छे अच्छे हैं वो राज करेंगे कि नहीं करेंगे, समझ पा रहे हो आप लोग, वो क्या करेंगे, राज करेंगे, है ना। और अगर माना बिल्कुल पास पास के हैं, क्या है, बिल्कुल पास पास के हैं, तो क्या होगा, माना पिता की तरफ से भी वो वाला जीन आ गया, हल्का वाला जीन आ गया, अप्रभावी वाला आ गया, माता की तरफ से भी आ गया, तो दोनों से मिलके अप्रभावी चीज मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। तो उस पर क्या होगा, रोगों से लड़ने की उसके अंदर शक्ति नहीं होगी। समझ पा रहे हो आप इस चीज को, ठीक है ना। तो अब यहाँ ये देखने की चीज है कि ये क्या था, देखो कैपिटल टी, इसको बोलते हैं हम शुद्ध लंबे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शुद्ध लंबे, ठीक है ना। और ये स्मॉल टी इसका मतलब क्या, शुद्ध बौने। तो ये हुआ बेटा कि कैपिटल टी लंबाई का प्रतीक है और स्मॉल टी किसका प्रतीक है, बौनेपन का प्रतीक है, ठीक है ना। तो अगर किसी के अंदर दोनों तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से कैपिटल टी आया और किसी के अंदर दोनों पेरेंट्स की तरफ से स्मॉल टी आया, फिर जब हमने इनमें आपस में क्रॉस कराया, क्या कराया, इसमें क्रॉस कराया, समझ गए ना बात, ठीक है। ऐसे समझो आप कि ये पिता की तरफ से है और ये माता की तरफ से। जो हमारा पापा है और जो हमारी मम्मी है, उस पापा के अंदर अपने पापा मम्मी की तरफ से, दोनों की तरफ से कैपिटल टी आ गए। समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। यानी ये पापा है और ये किसकी तरफ से आया, मम्मी की तरफ से आया,
ठीक है ना। तो ये जो पापा की तरफ से आया, पापा की तरफ से कैपिटल टी आया, इसका मतलब क्या है कि उस पापा के जो दादा दादी हैं, है ना, हमारे जो दादा दादी हुए, उन दोनों की तरफ से क्या आ रहा है, कैपिटल टी आ रहा है। और मम्मी के खाते में संयोगवश ऐसा हुआ कि दोनों की तरफ से क्या आ गया, स्मॉल टी आ गया, ऐसा समझ लो आप, है ना। तो जो बच्चा पैदा होगा उनका, तो इसकी तरफ से कैपिटल टी आएगा, इसकी तरफ से स्मॉल टी आएगा, है ना। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे के सारे बच्चे के जो भी बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, लंबे होंगे, क्योंकि इनमें से अगर एक भी प्रभावी है तो इसीलिए तो प्रभावी और अप्रभावी बोलते हैं, यानी ये जो कैपिटल टी है इसके प्रभाव को ये छिपा देता है ना, तो इसलिए प्रभावी है। इस पे ये जो है इसके ऊपर क्या रहता है, हावी रहता है। समझ पा रहे हो ना आप लोग इस चीज को, ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे बच्चे क्या मिले हमको, बच्चे या जो भी पौधे मिले आपको, ऐसे समझ लो आप, तो वो लंबे मिले, है ना। अब इन फर्स्ट वालों में ही संकरण कराया, ठीक है ना। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमको, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना, ये मिल रहा है। तो अब कैपिटल टी स्मॉल टी, जब हमने इसको कराया तो देखो बेटा कि यहाँ कैपिटल टी मिला, इनमें दोनों में कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें क्या मिल गया, स्मॉल टी मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ तो दोनों ही लंबे थे, दोनों ही क्या थे, लंबे थे, लेकिन यहाँ क्या पैदा हो गया, एक बोनी किस्म पैदा हो गई, है ना। कई बार ऐसा देखा ना आप लोगों ने कि मम्मी पापा दोनों सांवले, है ना, और बेटी गोरी, होता है कि नहीं होता, ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि उनके अंदर, ठीक है ना, जो अप्रभावी था पहली वाली पीढ़ी में तो छिपा हुआ था वो, समझ पा रहे हो आप लोग, लेकिन दूसरी पीढ़ी में क्या हो गया, वो प्रकट हो गया, दूसरी पीढ़ी में क्या हो गया, वो प्रकट हो गया, समझ गए ना बात। तो यहाँ क्या था, पौधे का अगर लेते हो, ये दोनों पौधे क्या थे, लंबे थे, है ना। तो जब इनका आपस में स्वपरागण कराया तो क्या मिल गया हमको, एक बोना पौधा मिल गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये पता नहीं कहां से प्रकट हुआ, तो नया कॉम्बिनेशन आया कि नहीं आया, क्या आया, ये एक नया कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ था ही नहीं, यहाँ पे दोनों लंबे थे, और ये क्या मिल गया, एक नया। तो देखो मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, विभिन्नताएं, कि हम हमारे मम्मी पापा जैसे एग्जैक्ट क्यों नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये विभिन्नताएं क्यों आई, तो ये आई बेटा, इसको बोलते हैं हम जीन क्रॉसओवर की वजह से। किसकी वजह से, जीनों का विनिमय, है ना। जब विभिन्न प्रकार के जो जीन्स हैं ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो नए जो है ना, एक तरह से नए विकल्प भी पैदा होते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन आगे देखेंगे कि पीले गोलाकार बीज लिए हमने और हरे झुर्रीदार बीज लिए, ठीक है ना। और फिर जब उनको कराया, संकरण कराया उनका, तो अन्य प्रकार की, दो प्रकार की अन्य प्रजातियां और निकल गई, है ना। पीले गोलाकार थे और हरे झुर्रीदार थे, ठीक है ना। तो एक ही तो है भाई, पीला गोलाकार है यानी पीले रंग का बीज है, और गोल रंग का क्या है, उसका आकार कैसा है, गोल है। दूसरा लिया हरा और झुर्रीदार, एक बीज तो है पीला और गोल मटर का, और एक है हरा और झुर्रीदार। जब उनका संकरण कराया तो दो कॉम्बिनेशन और नए पैदा हो गए, समझ पा रहे ना आप लोग, ठीक है ना। तो वो क्यों पैदा हुए, क्योंकि जीन जो हैं आपस में क्या होते हैं, क्रॉसओवर होते हैं, है ना। तो हम हमारे मम्मी पापा जैसे एग्जैक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे अंदर क्या होते हैं, जीन्स का क्या होता है, क्रॉसओवर होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो आनुवांशिकता, है ना, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती ही नहीं होती ये चीजें, ठीक है ना। तो ये आनुवांशिकता हो गई। विभिन्नताएं मैंने बता दी आपको क्यों पैदा होती हैं विभिन्नताएं। लक्षण, लक्षण का मतलब वैसे मत समझना लक्षण नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। लक्षण का मतलब जो भी ये वाली चीजें हैं, यानी प्रतीति जो है, समझ पा रहे, जैसे पौधा मान लो आप, तो पौधे के अंदर लंबाई जो है वो एक लक्षण है ना। उसके बीज का गोल होना एक लक्षण है, बीज का झुर्रीदार होना एक लक्षण है। फूल का, जैसे मटर के पौधे का पढ़ेंगे हम, मटर के पौधे की फली का, मटर के पौधे का बीज क्या होना, उसका फूल का रंग बैंगनी होना,
और सफ़ेद होना, ये क्या है उसका लक्षण है। समझ गए ना बात। तो जैसे प्रतीति हो गई नहीं हो गई उसकी, तो ऐसे ही बाह्य प्रतीति, तो हमारे ये सब क्या है, लक्षण हैं ये। ठीक है, ये लक्षण हो गए। और इसके बाद फिर ये जीन बिन में मैंने समझा दिया आपको संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण का मतलब समझ में आया ना आपको, ठीक है ना, कि जब दो अलग अलग चीज़ों का क्या कराते हैं हम, कॉम्बिनेशन कराते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, संकरण हो गया उनका। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब है, चलो मैं अब बुक ले लेता हूँ आपकी, और देखो ये आगे की चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। अब इसमें है मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। ठीक है ना, तो एक ग्रेगर जॉन मेंडल, बेटा इन्होंने ही इस आनुवांशिकी का, इनको जनक कहा जाता है। ठीक है ना, ये पादरी थे, है ना, टीचर थे पहले शायद, है ना, उसके, हाँ पादरी टीचर भी होते हैं एक तरह से, ये मान लो आप, है ना। तो फिर वो उनका जो वो था उसके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, जो चर्च थी वहाँ गार्डन के अंदर मटर के पौधे के ऊपर क्या करी उन्होंने, रिसर्च करी उन्होंने। ठीक है ना, तो ये उनकी इन्होंने क्या किया था, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। ठीक है ना, और जो जितने भी आंकड़े मिले उनका बहुत सावधानी पूर्वक क्या किया उन्होंने, उनका एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। ठीक है ना, और अपने प्रयोगों के लिए उन्होंने पादप का चुनाव भी क्या किया, सावधानीपूर्वक किया, है ना। अब वो जो पादप चुना उन्होंने, मटर का पौधा, एक प्रश्न आता है भाई मटर के पौधे को ही क्यों चुना। ठीक है ना, तो देखो ऐसा सोचो आप, अगर माना बरगद के पेड़ को चुन लेता वो, तो खुद ही बुढ़ा हो जाता, जब तक बरगद में कुछ आता ही नहीं। समझ पा रहे हो ना आप लोग। ठीक है ना, तो मटर के पौधे को चुनने का प्रथम कारण तो क्या है ना, कि एक वर्षीय पादप होने के कारण, क्या होने के कारण, एक वर्षीय है ना, एक वर्ष में ही उसके अंदर पैदा भी हो जाता है ना, और बीज वगैरह सब आके फ्री हो जाता है वो, है ना। एक वर्षीय पादप होने के कारण उद्यान मटर, गार्डन पी का चयन किया उसने। ठीक है ना, कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। द्विलिंगी पुष्प, है ना, जैसे वो पढ़ते हो ना आप लोग, पुंकेसर और स्त्री केसर, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, तो दोनों ही होते हैं इसके फूल में। ठीक है ना, तो इसलिए स्वपरागण द्वारा, है ना, जो मैं बता रहा था ना आपको, स्वपरागण, है ना, जब संकरण कराते हैं तो अलग अलग होते हैं, और जब स्वपरागण करते तो सेम का सेम के साथ ही। ठीक है, तो स्वपरागण द्वारा समयुग्मजी पादप तथा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कैपिटल टी ले सकते हो आप, स्मॉल टी ले सकते हो। ठीक है, ऐसे उन्होंने विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम, है ना, कृत्रिम परागण, है ना, पर परागण, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से किया जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, कि दोनों मेल फीमेल होते ना, तो कैंची से मेल को काट दिया, फीमेल के पार्ट को काट दिया, फिर उन पर एक्सपेरिमेंट कर लिए, तो इस विधि को विपुंसन विधि बोलते हैं हम। समझ गए ना बात। तो जो नहीं चाहिए उसको क्या कर दो, उसमें से हटा दो। ठीक है, तो फिर एक्सपेरिमेंट कर लो। तो इस वजह से उन्होंने मटर के पौधे का क्या किया था, चयन किया था। अब देखो इसके अंदर 7 लक्षण दिखाए गए हैं मटर के। विपर्यासी मतलब कॉन्ट्रास्टिंग, है ना, बिल्कुल अपोजिट, जैसे लंबा और बौना, है ना, अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए। तो ऐसे 7, तो ये भी एक कारण था कि इसमें 7 जो ये हैं विपर्यासी लक्षण है वो आसानी से दिख जाते हैं मटर के पौधे के अंदर, है ना। देखो आप कि मटर का पौधा लंबा हो सकता है और बौना हो सकता है। तो जो लंबाई है वो प्रभावी लक्षण है उसका, और बौनापन जो है वो कैसा है, अप्रभावी। पुष्प की स्थिति कक्षीय और अग्रस्त। कक्षीय का मतलब ऐसे समझो, देखो जैसे ये ऐसे है, इधर निकली, इधर निकली, इधर निकली, इधर निकली, तो यहाँ भी फूल है, यहाँ भी फूल है, यहाँ भी फूल है, यहाँ भी फूल है। और अगर माना सिर्फ यहाँ आगे आगे फूल है तो वो अग्रस्त हो गया। अगर इधर 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 तो वो कक्षीय स्थिति हो गई, और अगर सिर्फ यहीं पे है तो वो कैसी हो गई, अग्रस्त स्थिति हो गई। ठीक है ना, तो ये वाली जो कक्षीय है वो प्रभावी लक्षण है, और जो अग्रस्त है वो कैसा है, अप्रभावी है। ठीक है, फिर देखा होगा तुम लोगों ने बच्चों, परिपक्व फली की आकृति, जो पकी हुई फली होती है ना, वो या तो फूली हुई हो सकती है या संकीर्ण। कई बार देखा होगा तुमने कि कुछ जो मटर की जो होती हैं फलियां होती हैं, वो उनमें बीज नजर नहीं आते, है ना, और कुछ बिल्कुल उसमें वो गोलाई दिखने लग जाती है आपको ऐसे, है ना, वो बीज उभरे हुए नजर आते हैं हमको। देखा ना आप लोगों ने? नहीं है बेटा, कौन मांग रहे हैं स्टूल? बेटा यहाँ क्लास चल रही है, तुमको पता नहीं है? सर बोले पीछे नहीं है बेटा, पीछे नहीं है। ठीक है, तो कहाँ था मैं? समझ में आ गया। फूली हुई जो मटर की फली होती है वो क्या है बताओ? वो प्रभावी लक्षण है ना। फूली हुई और संकीर्ण का समझ में आ गया ना। फूली हुई में आपको बीज
बाहर से नहीं दिखेंगे, है ना, लेकिन उस संकीर्ण में उभरे हुए दिख जाएंगे आपको, है ना, समझ पा रहे हो ना, ऐसे हल्का सा वो नजर पड़ जाती है वो। तो फूली हुई है वो प्रभावी हो गया, और संकीर्णता है वो अप्रभावी हो गया। फिर है अपरिपक्व फली का रंग, है ना, हरा और पीला। तो देखो अगर आप 1 किलो मटर लाते हो तो उसमें ज़्यादातर मटर की फलियां हरी होंगी, है ना, और कुछ वैसी होंगी पीली पीली सी होंगी, है ना। तो देखो बेटा जो ज़्यादा होता है वो प्रभावी होता है ना, और जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, अप्रभावी होता है। ऐसे समझ लिया करो आप लोग, है ना। तो ऐसे अगर आप 1 किलो मटर लाओगे तो जो फूली हुई है उनकी मात्रा ज़्यादा होगी, और जिनमें दाने नज़र आ रहे होंगे आपको बाहर से ही, उनकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये आ गया, हरा रंग जो है वो प्रभावी है, और पीला रंग जो है वो क्या है, अप्रभावी है। फिर है फूल का रंग। इसमें अगर कभी देखने का मौका मिले, गांव कभी जाओ सर्दियों के मौसम, ये मटर का सीजन है यही वाला, तो जो बैंगनी रंग होता है, फूल के अंदर 2 रंग होते हैं, बैंगनी और सफ़ेद। तो बैंगनी वाले जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, सफ़ेद वाले क्या होते हैं, कम होते हैं। तो बैंगनी वाला प्रभावी हो गया और सफ़ेद वाला अप्रभावी हो गया। बीज की आकृति, मटर देखी होगी तुम लोगों ने, कई बिल्कुल गोल होता है मटर और कई पिच का होता है, देखा ना आप लोगों ने। तो वही गोलाकार और झुर्रीदार, झुर्रीदार का मतलब पिचका हुआ, झुर्री वाले को क्या समझ लो आप, पिचका हुआ समझ लो। ओके, तो गोलाकार हो गया, तो गोलाकार प्रभावी लक्षण है, और झुर्रीदार कैसा है, अप्रभावी है। फिर है पीला और हरा, ये बीज का रंग, है ना। अब 1 किलो मटर लेके आओ आप सूखी बाजार से, सूखी मटर भी तो आती है ना, ठीक है ना। तो उसमें आप देखोगे तो ज़्यादातर जो बीज होंगे वो पीले होंगे, कुछ हरे होंगे, कुछ क्या होंगे उसमें, हरे भी होंगे। तो पीला रंग कैसा हो गया, प्रभावी हो गया, हरा रंग कैसा हो गया, अप्रभावी हो गया। ठीक है, तो ये देखो इसमें चित्र भी नीचे बता रखे हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आता है आनुवांशिक शब्दावली। देखो मैंने जीन का मतलब समझा दिया आपको, है ना। युग्म विकल्पी यानी प्रत्येक लक्षण को निर्धारित करने वाले क्या होते हैं, 2 युग्म विकल्पी होते हैं, समझ गए ना बात। तो एक माँ की तरफ से आता है और एक फादर की तरफ से आता है। ठीक है, युग्म विकल्पी हो गए, इनको एलील्स बोलते हैं। फिर है समयुग्मजी, समयुग्मजी, है ना। अब देखो बेटा कि अगर दोनों कैपिटल टी है तो वो समयुग्मजी हो गया, समझ गए बात। अगर दोनों स्मॉल टी हैं तो भी समयुग्मजी हुआ। अगर एक कैपिटल टी और एक क्या है, स्मॉल टी है, तो वो कैसा हो गया बताओ, विषमयुग्मजी हो गया, हीटेरोजाइगस हो गया वो। और समयुग्मजी को होमोजाइगस बोलते हैं अपन। ठीक है, फिर है लक्षण प्ररूप, बाहर से देखने में कैसा लग रहा है ना। अब देखो आप, अगर कैपिटल टी है तो भी वो पौधा क्या है बताओ, लंबा है, और कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी वो पौधा कैसा है, लंबा है। लेकिन बाहर से देख के तो नहीं पता चला सकते आप कि इसके अंदर जीन कोड क्या है, इसका जीन कोड कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, आप बाहर से देख के नहीं बता सकते ना। यस, तो जो बाहर की प्रतीति होती है, अपीयरेंस होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो क्या होता है, लक्षण प्ररूप हो गया उसका। क्या हो गया उसका, लक्षण प्ररूप हो गया, फिनोटाइप हो गया उसका। और जीन प्ररूप क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया, है ना। जो जीन का तो फिर वैज्ञानिक एनालिसिस करेंगे ना, उसको कौन एनालिसिस कर सकता है, साइंटिस्ट एनालिसिस कर सकते हैं उसका, कि उसका जीन का प्रकार क्या है। ठीक है, ये जीनोटाइप हो गया। फिर प्रभावी लक्षण बताया ना मैंने आपको, जो प्रथम पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति दे देते हैं लेकिन अप्रभावी छिपते नहीं है, मतलब नष्ट नहीं होते, छिप जाते हैं वो, समझ पा रहे हो आप लोग। अप्रभावी जो लक्षण है वो छिप जाते हैं, नष्ट नहीं होते, तभी तो दूसरी पीढ़ी में क्या हो गया, वो प्रकट हो गया। अगर नष्ट होता तो प्रकट क्यों होता, नहीं होता ना। ठीक है, तो प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी प्रथम पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति दर्शा देते हैं, अप्रभावी प्रथम पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, फिर एक संकर संकरण, अगर एक ही लक्षण को लेके हम आगे बढ़े, एक संकर संकरण हो गया। द्विसंकर संकरण, 2 लक्षणों को लेके वो किया हमने, संकरण कराया, 2 संकर हो गया। ज़्यादा करते हो 3 कर रहे हो, बहु में ज़्यादा उनको कर लेते हैं। जैसे अभी ये देखोगे आप, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, पीले गोलाकार और हरे झुर्रीदार बीज लिए, तो पीला गोलाकार है ना और हरा झुर्रीदार, तो पीला रंग बीज का और हरा रंग बीज का एक लक्षण हो गया, है ना। और बीज की आकृति गोल होना और बीज की आकृति झुर्रीदार होना, वो दूसरा लक्षण हो गया। तो वहां पे एक साथ कितने को लिया, 2 को लिया उसने। किसको लिया, उस साइंटिस्ट ने 2 को लिया। ठीक है ना, तो वो द्विसंकर हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, वो द्विसंकर संकरण हो गया। वो समझ में आ गया। अगर 3 लक्षणों को एक साथ लेके आगे चलते हैं तो वो त्रिसंकर, ज्यादा को लेके चलते हैं तो, ठीक है। अच्छा, अब है परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। इसका मतलब क्या है, F1 पीढ़ी में क्या मिले बेटा हमको, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला ना। F1 में क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, बहुत आसान है ये। और इसका हम
इस पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ करा दें हम। अप्रभावी क्या है बताओ? स्मॉल टी है ना। तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करा दो और फिर जो ये टेबल बनेगी वो क्या कहलाती है? परीक्षण संकरण कहलाती है। ओके, फिर है संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण, बैक क्रॉस, है ना। इस बैक क्रॉस में क्या है? F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करा दो, है ना। F1 पीढ़ी में क्या है? कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी के साथ करा दो या स्मॉल टी के साथ करा दो, तो वो क्या कहलाएगा? संकर पूर्वज या पश्च संकरण कहलाएगा। व्युत्क्रम संकरण, एक बार मेल फीमेल कर दिया उसको, मेल कर दिया, दूसरी बार उसको पलट दिया, ठीक है ना, उस तरह से है। जनक पीढ़ी पेरेंटल आ गया, है ना। और फिर F1 पीढ़ी मैंने बताई दी आपको, ठीक है। F2 पीढ़ी ये बता दी, एक संकर अनुपात और द्विसंकर, यानी एक संकर संकरण में जो अनुपात मिल रहे हैं वो एक संकर अनुपात हो गए, द्विसंकर संकरण जो रेशो मिल रहे हैं वो द्विसंकर हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब अपन आते हैं मेंडल के वंशागति के नियम, ठीक है ना। बंद कर दो उसको।